नमस्कार दोस्तों, CL एकेडमी हरदोई के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम आप सभी के मध्य 10th में नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है उन पर चर्चा करते हैं। उन्हीं में से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लासा और मासा पर आधारित है, जिसको हमने बोर्ड पर लिखा हुआ है। इसके 3 पार्ट हैं। इन तीनों पार्टों को हमें निकालना है, इनका लासा और मासा। देखेंगे किस तरीके से इनका लासा और मासा निकालते हैं। पहला सवाल है, कह रहा है 12, 15 और 21 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM हमको ज्ञात करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, देखना है ये कि 12, 15 और 21 का जो HCF है उसको हम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहली विधि हमारी यह है कि जितने भी अंक दिए होते हैं या दिए रहते हैं उनको यदि हम किसी भी एक अभाज्य संख्या से विभाजित कर लेते हैं और तब तक विभाजित करते हैं जब तक वह सारी संख्याएं कटती रहती है, तो वही हमारा क्या कहलाता है, मासा कहलाता है। ठीक है ना। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम या तो दूसरी विधि है हमारी भाग विधि के माध्यम से, भाग विधि से निकाल लेते हैं। और तीसरी विधि हमारी क्या है, तीसरी विधि से मासा निकालने का क्या तरीका है, गुणनखंड विधि है। गुणनखंड विधि से भी हम मासा को निकालते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं 12, 15 और 21 को सीधे भाग करके देखते हैं अभाज्य गुणनखंडों से किस किन संख्याओं से ये भाग होता है। तो देखेंगे जरा, ये किसी एक संख्या से क्या विभाजित हो रहा है। हाँ बिल्कुल, एक तो होता ही होता है, सारी संख्याएं एक से होती है। एक के अतिरिक्त कौन सी अभाज्य संख्या में आते हैं, अभाज्य एक होती है, अभाज्य आती है 2 के बाद 3। 3 में देखेंगे 3 चक्कू 12, 3 बचे 15 और 3 सते 21। उसके बाद हम देखते हैं 4, 5, 7, ये तीनों संख्याएं किसी भी एक संख्या से विभाजित होने वाली नहीं है। यानी यहीं से हम कह सकते हैं कि हमारा मासा क्या है, 3 है। एक तो विधि आ हो गई। दूसरी विधि आती है हमारी जिसको हम कहते हैं भाग विधि। एक तो विधि ये हो गई, दूसरी विधि है क्या, भाग विधि से कैसे करते हैं। तो इनमें बीच वाली संख्या को पहली वाली संख्या से भाग करते हैं। ठीक है, सभी संख्याओं को आरोही क्रम में लिख लीजिए, फिर किसी बीच की संख्या को छोटी संख्या से भाग करिए। ठीक है ना। तो इस तरीके से 15 को अगर हम 12 से भाग करेंगे तो 12 एकम 12, कितना बचता है, 3। और जो हमारा भाजक है उसको फिर लिख लेते हैं यहाँ, और 3 चक्कू 12, यहाँ कुछ नहीं बचा। जो अंतिम भाजक है उसी भाजक से हम लास्ट जो बची संख्या है उसको भाग करते हैं। और यदि इस भाजक से यह संख्या पूर्णतया विभाजित होती है तो वही हमारा अंतिम भाजक ही मासा कहलाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से भी ये मासा इसका निकल करके आया 3। अब तीसरी विधि बचती है गुणनखंड विधि, उसको भी हम यहाँ जान लेते हैं। अगर हम 12 के गुणनखंड लिखना चाहें, 12 के गुणनखंड लिखेंगे तो 1 और क्या आएगा, 2 और क्या आएगा, 3 और क्या आएगा, 6 और क्या है, 4 और क्या आएगा, 6 और क्या आ सकता है, 12। उसके बाद 15 में लिखेंगे तो 1 और 1 के बाद क्या आएगा, 3, फिर क्या आएगा 5 और फिर क्या आएगा 15। और 21 के अगर लिखते हैं तो क्या आएगा, 1 फिर आएगा 3 फिर आएगा 7 और फिर आएगा 21। तो यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों दिख रहा है हमको कि सबसे यानी HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और सबसे अधिकतम बड़ी संख्या जो कॉमन दिख रही है हमको वो क्या दिख रही है, तीनों में 3 दिख रही है। इसलिए यहाँ से भी जो हमारा मासा है वो कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है। इसलिए 12, 15 और 21 का मासा क्या हो गया, 3 हो गया। अब बात करते हैं इनके लासा निकालने की। अगर हम इसके लासा की बात करते हैं तो लासा निकालने का सबसे बेहतर होता है वही गुणनखंड विधि से, यानी उनको लिख करके भाग कर दिया जाए सबसे। तो 12, 15 और क्या लिखते हैं, 21, और इसको भाग करना शुरू करते हैं। तो किससे कटेगा, सबसे पहले 2 से।
तो 2 छंग 12, 15 ऐसे ही रहेगा, 21 भी ऐसे ही रहेगा, फिर 2 तिया 6, 15 भी ऐसे ही रहेगा, 21 भी ऐसे रहेगा। फिर अब कटेगा 3 से, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 सते 21। फिर कटेगा 5 से, 5 एकम 5 और 7 ऐसे ही रहेगा। फिर कटेगा 7 से, 7 एकम 7। अब हम इनके HCF यानी लासा के लिए इनका क्या करेंगे, गुणा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। तो फाइनली क्या आएगा, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 पंचे 60, 60 की गुणा 7 से, तो 7 छंग 42 माने 420। इसका लासा क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, 420। तो देखिए दोस्तों, अगला दूसरा पार्ट हमारा क्या कहता है। दूसरा पार्ट कहता है प्यारे देवी देवताओं, वो कहता है 17, 23 और 29 का लासा और मासा बताइए। क्या बताना है, 17 और 23 का। तो सबसे पहले हम 17 और 23 का क्या निकालेंगे, मासा। तो मासा कैसे निकालेंगे, पहले तो वही विधि निकालते हैं। और एक चीज़ सबसे बड़ी पहचानने की बात यह है, आपको दिख रहा है 17 भी अभाज्य संख्या है, 23 भी अभाज्य संख्या है, 29 भी अभाज्य संख्या है। और जब भी प्यारे विद्यार्थियों आपको सभी संख्याएं अभाज्य मिल जाए तो आप आंख बंद करके एक ही बात कह सकते हैं कि इसका जो मासा होगा वो 1 होगा। इसका जो मासा होगा वो क्या होगा, 1 होगा। क्योंकि 17, 23 और 29 ये तीनों कैसी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। इसलिए इनका जो मासा होगा वो कितना होगा, 1 होगा। इसलिए इनका मासा जो होगा वो कितना होगा, 1 होगा। किसी भी विधि को लगाने की आवश्यकता नहीं है। इतनी बात अगर आप जान लेते हैं तो क्वेश्चन की शक्ल देखते ही आप पहचान लेंगे कि इसका मासा कितना आएगा और कितना नहीं आएगा। इसलिए जब तीनों संख्याएं हमको अभाज्य दिख रही हैं, अतः हमको किसी भी ट्रिक की, किसी भी माध्यम से सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। हमको देखना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए इनका मासा भी 1 ही होगा। आइए इनके लासा की बात करते हैं। लासा निकालते हैं। तो लासा भी जब अभाज्य संख्याओं का निकालना होता है तब भी उसमें किसी संख्या से भागे ही नहीं जाता। अतः लासा निकालने का भी तरीका एक ही बचता है कि सभी संख्याओं की गुणा कर ली जाए। क्या कर लिया जाए, सभी संख्याओं की गुणा कर ली जाए। आप अगर 17 और 23 और 27, 29 को लिखते हैं प्यारे दोस्तों, तो यह एक बार जाएगा और आपके गुणनखंड भी 17 एकम 17, फिर 23, 29 लिखा रहेगा। फिर 23 से काटोगे तो क्या आएगा, एक बार जाएगा, 29 लिखा रहेगा, और फिर 29 से काटोगे तो फिर 1 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के गुणनखंड तो वही है ना, इसलिए हमको सीधे सीधे उनका गुणा कर देना है लासा के लिए प्यारे दोस्तों। तो लासा के लिए आएगा 17 गुणे 23 गुणे 29। अब 17, 23, 29 की गुणा आपको कैसे करनी है ये बात हमको सीखनी है। तो 17 तिया 51 का 1 हासिल लगा 5, और 17 दूनी 34 और 5 39 गुणा 29। अब आपको 29 का पहाड़ा पढ़ना है। कितना आ जाएगा, 29 एकम 29 का 9 हासिल लगा 2, हासिल लगा 2, और 29 न्यामा जब हम पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 29 न्यामा होता है 361। 29 न्यामा 261। 261 देखिए जरा चेक करिए, 261 होता है। ठीक है, 261 और 2 263 का 3 हासिल लगा 26, और 29 तियाँ कितना हो जाएगा, 29 तियाँ 87, 87 और 26, 87 और 26 को जोड़ लीजिए तो 7 6 13, 8 2 10 और 1 11, कितना आ गया, 113, 11,339। इसका लासा जो होगा प्यारे विद्यार्थियों वो होगा 11,339, 11,339। आइए दोस्तों अब तीसरे पार्ट पे चलते हैं हम और तीसरे पार्ट की चर्चा करते हैं। तीसरे पार्ट पे चल के तीसरे पार्ट की चर्चा करते हैं। ये था हमारा दूसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में कहता है हमसे 8, 9 और 25 का मासा बताइए। किसका बताना है, 8, 9 और 25 का मासा।
तो 8, 9, 25 का मासा एक तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, उसका वही किसी संख्या से भाग चला जाए, अन्यथा की स्थिति में हम कुछ काम देखते हैं। तो आपको दोस्तों यहाँ दिख रहा है 8, 9 और 25, इसका भी मासा एक ही आएगा। बाकी आप अभाज्य गुणनखंड करके भी देख सकते हो। 8 के गुणनखंड क्या होंगे, 1, 2 और क्या हो जाएगा 4 और स्वयं 8 हो जाएगा। 9 के करेंगे तो 1, 3 और 9 स्वयं हो जाएगा। और 25 के करेंगे तो 1 होगा, 5 होगा और क्या होगा 25 होगा। 1 होगा, 5 होगा और 25 होगा। अब यहाँ से आपको दिख रहा है जो उभयनिष्ठ संख्या हमको मिल रही है वो क्या मिल रही है, केवल 1 मिल रही है। अतः प्यारे विद्यार्थियों, इसका जो मासा होगा वो केवल और केवल 1 होगा। आइए इनके लासा की बात करते हैं। इनके लासा की बात करते हैं। अगर हम लासा निकालेंगे तो लासा लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, इनको 8 लिखेंगे, 9 लिखेंगे और 25 लिखेंगे। 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, 9 रहेगा, ये 25 ही रहेगा। फिर 2 से कटेगा तो 2 आएगा, 9 आएगा और ये 25 ही रहेगा। फिर 2 से कटेगा, ये 1 आएगा, ये 9 आएगा, ये 25 आएगा। और फिर 3 से कटेगा तो यहाँ कितना आएगा, 3 आएगा, ये 25 आएगा। फिर 3 से कटेगा तो कितना आएगा, यहाँ 1 ही आएगा, 1 आएगा, 25 आएगा। ये 5 से कटेगा तो यहाँ 1 आएगा, ये 1 आएगा, यहाँ 5 25 आएगा। तो प्यारे दोस्तों, इसको 5 से एक बार और काटा जा सकता है। 5 से जब हम फिर काटेंगे तो यहाँ संख्याएं क्या आएंगी, 1, 1 और 1 आ जाएंगे। तो इनका जब हम लासा निकालेंगे तो क्या आएगा, इसलिए लासा जब हम निकालेंगे तो क्या आएगा, इन सभी की गुणनखंड गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, जरा देखेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तियाँ 24, 24 तियाँ 72, 72 पंचे 360, 360 पंचे 1800, 360 पंचे 1800। तो इसका लासा क्या आएगा, 1800 आएगा। इसका लासा क्या आएगा, 1800। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रृंखला में 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करते हैं, जिनमें विद्यार्थियों का सबसे ज़्यादा भ्रम हमने देखा है, पाया है। विद्यार्थी कंफ्यूज रहते हैं, बार बार पूछते हैं सर इसमें कैसे होगा, सर ये शून्येतर शब्द आ गया तो शून्येतर का मतलब क्या होता है, सर ये अलजेब्रिक टर्म आ गया तो इन अलजेब्रिक टर्म में कैसे लासा या मासा निकालते हैं। आइए इस भ्रम को दूर करने की कोशिश करते हैं और आप भी बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करिए। विद्यार्थियों, दिया गया है यदि 2 धनात्मक पूर्णांकों P और Q को P बराबर AB² और Q बराबर A³ के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां A और B अभाज्य संख्याएं हैं, तो एलसीएम ऑफ PQ होगा, क्या होगा। इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, AB, दूसरा है A² B², तीसरा A³ B² और चौथा A³ B³। तो आइए इसके एलसीएम के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जब भी आपको अलजेब्रिक टर्म में सवाल दिया हो तो आप ये देखिए उन सभी में कॉमन किसमें टर्म को तोड़ा जा सकता है। जैसे यहाँ देखिए A और B² है, यहाँ A की घात 1 है और B की घात 2 है, और यहाँ A की घात 3 है और B की घात 1 है। तो यहाँ से, और लासा का मतलब क्या होता है, अधिकतम घात लेना। लासा का मतलब क्या है, अधिकतम घात वो ले ले जहाँ से उसको कॉमन लेने पर वो हमें क्या हो, दोनों संख्याओं से विभाजित हो जाए, है ना। एलसीएम माने लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम माने लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी इन दोनों संख्याओं का वह छोटा सा छोटा गुणज या गुणनफल जिससे इन दोनों संख्याओं से भाग लग जाए, वही हमारा लासा कहलाएगा। तो आइए जरा देखते हैं। तो P बराबर हमको दिया है कितना, AB², और यहीं से कंपेयर करते हैं Q बराबर कितना दिया है, A³B, और Q बराबर कितना दिया है, A³B। अब यहाँ से आप देखेंगे इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में सबसे पहला पद है A, तो A की जो अधिकतम घात है, यानी एलसीएम ऑफ PQ जो लिखेंगे, एलसीएम आप जो PQ लिखेंगे उसमें A की अधिकतम घात क्या है प्यारे दोस्तों, वो है 3, यानी A की घात कितनी है, 3, तो A की घात 3 ही हमें उठाना है यहाँ से।
और उसके बाद दूसरे पद को देखते हैं, b की अधिकतम घात कितनी है, वो है 2। b की अधिकतम घात कितनी है, वो है 2। इसलिए क्या हो जाएगा, b स्क्वायर। इसलिए क्या हो जाएगा, b स्क्वायर। तो यहाँ से आपको ध्यान में रखना है, यानी एलसीएम ऑफ पी क्यू क्या होगा, a क्यूब b स्क्वायर। एलसीएम ऑफ पी क्यू क्या होगा, a क्यूब b स्क्वायर। ठीक है ना। अगर यहीं पे आपसे HCF पूछ लिया जाता, HCF पूछा नहीं गया प्यारे दोस्तों, लेकिन हम आपसे HCF की भी चर्चा करते हैं। अगर आपसे HCF ऑफ PQ पूछ लिया जाता तो हम क्या लिखते, एलसीएम में हमने a और b की अधिकतम घात को उठाया लिया, लेकिन HCF में हम a और b की न्यूनतम घात को ले लेंगे और हमारा क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए जरा, P में यानी P का पद जो AB स्क्वायर है, इसमें न्यूनतम घात A की कितनी है, 1। यहाँ A क्यूब है, यहाँ A है, तो यानी A ले लेंगे। और यहीं पर बात करते हैं हम किसकी, B की। तो B में देखेंगे, यहाँ B स्क्वायर है, यहाँ B है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, AB। HCF क्या हो जाएगा, AB। आइए इसी प्रकार एक और दूसरा सवाल हमारे पास है। वो कहता है एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव होता है, कैसा। ऑप्शन है सदैव अपरिमेय संख्या, सदैव परिमेय संख्या, परिमेय या अपरिमेय संख्या, या एक होता है। तो सबसे पहले शब्द आता है विद्यार्थियों, वो आता है शून्येतर का। किसका आता है, शून्येतर का। शून्येतर का जो संधि विच्छेद करते हैं हम, तो आता है शून्य प्लस इतर। बात समझ में आ रही ना, शून्य प्लस इतर। और शून्य प्लस इतर का मतलब होता है शून्य को छोड़कर, इतर माने भिन्न, इतर माने भिन्न, इतर माने भिन्न, यानी शून्य के अतिरिक्त किसी भी संख्या से, माने धनात्मक संख्याएं हो चाहे ऋणात्मक हो, माने क्या ले सकते हैं हम, पॉजिटिव नंबर भी ले सकते हैं और निगेटिव नंबर भी ले सकते हैं, शून्य को छोड़कर। अगर किसी भी पॉजिटिव और निगेटिव नंबर से किसी अपरिमेय संख्या की गुणा कराई जाए तो प्यारे विद्यार्थियों हमेशा गुणनफल जो प्राप्त होगा वो अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। वो कैसे, आइए एग्जाम्पल के रूप में हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया आपसे कह रहा है एक शून्येतर परिमेय संख्या लेते हैं और एक अपरिमेय संख्या लेते हैं। तो हमने एक शून्येतर अपरिमेय संख्या ले ली, वो क्या ले ली, मान लिया हमने पहले 1 से लेते हैं, 1 ले ली, और जो अपरिमेय संख्या ले ली वो क्या ले ली, √2 ले ली। अब इसका जो गुणनफल मुझे प्राप्त हो रहा है वो क्या प्राप्त हो रहा है, √2। तो क्या ये अपरिमेय है या नहीं है, अपरिमेय है, इसलिए अपरिमेय मिल गया। आइए एक दो और एग्जाम्पल समझते हैं। मान लिया हम एक संख्या लेते हैं आपसे, हमने कहा -5 ले लीजिए, आपने कहा ले लीजिए, हमने कहा अब हम कोई और संख्या ले लेते हैं। मान लिया हम संख्या क्या ले, परिमेय क्या ले ली हमने, -5। अब क्या ले लेते हैं अपरिमेय में, मान लिया हम क्या ले लें, बताइए आप लोग, √1/3 ले लें। मान लिया हमने √1/3 ले लिया, तो अगर हम इसकी गुणा करके लाएंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा, इसकी गुणा करके अगर लाएंगे तो ये आ जाएगा -5 × √1/3। यही तो हो सकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा हम 5 को या क्या कर सकते हैं, माइनस बाहर रहेगा, 5 अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 25/3 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के इस शक्ल को देखने के बाद हमको क्या प्राप्त हुआ, यही तो प्राप्त हुआ कि अपरिमेय प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, अपरिमेय। आइए एक और एग्जाम्पल समझते हैं, यहाँ से क्लियर होगा कि हमको सदैव अपरिमेय प्राप्त होगा या नहीं। एक और उदाहरण लेते हैं, हम एक और संख्या लेते हैं। मान लिया एक और परिमेय संख्या हम लेते हैं, वो परिमेय संख्या है हमारी 1/5, और इसका किसी अपरिमेय संख्या से हम गुणा कराते हैं। हम पाई भी अपरिमेय लेते हैं, चलिए पाई को ना लेते हैं, पाई आप समझ वो दूरी से साथ में गुणा हो जाएगा। कोई अंडर की संख्या अपरिमेय में ले लेते हैं। मान लिया हमने लिख लिया आपके साथ √2। क्या लिख लिया, √2। अगर अब हम यहाँ गुणा कराते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ देखेंगे ज़रा, अगर √2 के अंदर हम 5 को ले जाएंगे तो 5 की घात क्या हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों, 3 हो जाएगी।
और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्यूब रूट के साथ साथ 2 बटे कितना आ जाएगा, 5 25 पंचे 125। तो अंदर कितना आ गया, क्यूब रूट 2 बटे 125। और ये किसकी शक्ल में दिख रहा है, अपरिमेय की शक्ल में दिख रहा है। किसकी शक्ल में दिख रहा है, अपरिमेय की शक्ल में दिख रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से एक बात ये क्लियर हो गई कि किसी भी शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल जो होगा वो सदैव एक अपरिमेय संख्या के रूप में प्राप्त होगा, सदैव एक अपरिमेय संख्या के रूप में प्राप्त होगा। प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद है, आशा ही नहीं मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। और यदि आपको समझ में आया है तो मेरे चैनल CL एकेडमी को जोरदार तरीके से सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। और अगर आपको 10th के किसी भी चैप्टर में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई समस्या है मैथमेटिक में, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि सर मुझे इस सेक्शन में प्रॉब्लम है। मैं उसका वीडियो आपको जल्द से जल्द बना करके यूट्यूब पे डालने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।